ठीक है, तो समझो यहाँ पे ध्यान से, इंडिपेंडेंट इवेंट, नाम क्या है इसका, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट, पहली बात आप जानते हो, डिपेंडेंट इस ये क्या होता है, किसी पे डिपेंडेंट है भाई। ये दोस्त एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये कमाएगा तो मैं खाऊंगा। ये क्या है, डिपेंडेंसी आपकी किसी पे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि मान लो कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है। क्या है, एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें 52 कार्ड्स हैं। मान लो उसमें रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, या रेड नहीं, जैक जो है, जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है क्या, 4 होते हैं ना, 1/4 है क्या, नहीं, 1/13 है क्या। हाँ, जैक भी छोड़ो, चलो किंग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो अगर मैं बता दूं, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। क्यों, क्योंकि किंग होते हैं 4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग कितना हो गया, 4/52 हो गया। समझ रहे हो, 4/52 हो गया, गुड। अब जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने इस कार्ड को निकाल लिया और डाल लिया अपनी जेब में। हम्म, अब मैं बोल रहा हूँ, चलो मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो होगा, क्या ये 4/52 होगा क्या, 28। अरे एक कार्ड निकाला गया है किंग का, 4/51 होगा, है ना। अगर 4/51 होगा, अगर 4/51 होगा, तो जरा मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर गई क्या इसके ऊपर। अगर मान लो मैंने किंग नहीं निकाला होता, तब इसकी प्रोबेबिलिटी आती 4/52, लेकिन अब उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 4/51, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों केस इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर मैं कोई कार्ड निकाल लूं तो वो इस पे जरूर फर्क डालेगा। हम्म? अब मैं बात करता हूँ इसकी बातें मैं कर क्यों रहा हूँ। पहली बात तो मैं इसकी बात कर क्यों रहा हूँ, मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप पढ़ रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक केस हो चुका होता है, आप लेते हो ई इवेंट, आप लेते हो एफ इवेंट। जब कभी भी आप पी ऑफ ई बाई एफ निकालते हो तो उसमें ये आपको पहले से पता होता है, यानी कि ये हो चुका होता है, हो चुका होता है कि नहीं। जवाब दो जल्दी, थोड़ा जल्दी क्लास में इन्वॉल्व रहो। हाँ जी, मैं फिर बोलता हूँ, नहीं आया तो बोलो ना यार, नहीं आया तो फिर बोल दो, अच्छा लगता है। ई बाई एफ में ये एफ हो चुका होता है कि नहीं, ये आपको पता है कि नहीं। अब मान लो ये हो चुका है और इसके होने से इसकी प्रोबेबिलिटी पे, एफ के हो जाने से ई की प्रोबेबिलिटी पे अगर फर्क पड़ता है तो वो केस डिपेंडेंट का होता है, या फिर एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो केस इंडिपेंडेंट नहीं होता। समझ रहे हो। हम्म, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मान लो कि इस एफ के हो जाने से ई को कोई फर्क नहीं पड़ता, ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऐसा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, भाई एफ हुआ हो या ना हुआ हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना था जब एफ हो चुका था, लेकिन एफ के हो जाने से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो पूछ रहा हूं ना मैं। बोलो, ये बात कुछ लोगों को शायद ना समझ में आई हो, और यही बात समझाने के लिए मैं ये एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे होते हैं ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट ही पढ़ रहे हैं हम। अब ध्यान से देखो, ठीक है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स।
इन विच द एलिमेंट्री इवेंट्स आर एज्यूम टू बी इक्वली लाइकली। ठीक है, मतलब कि हर कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। इक्वली लाइकली मतलब समझते हो ना आप लोग? इक्वली लाइकली हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली का केस होता है। ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स। इफ ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स, ध्यान से सुनो, ई और एफ। द ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड, ये क्या है? ई। एंड द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ये क्या है? एफ। ध्यान से सुन लेना, पहला है स्पेड, है ना? स्पेड कितने होते हैं? स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, और एस कितने होते हैं? एस एस आप बताओगे, जल्दी बताओ, एस कितने होते हैं? गुड, एस होते हैं 4। ये है इवेंट ई, ये है इवेंट एफ। ई और एफ को समझना है बहुत अच्छे से। अब आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? 13/52, क्योंकि 13 होते हैं ये, है ना, 1/4। और पी ऑफ एफ क्या है? 4/52। सिंपली पी ऑफ एफ और पी ऑफ ई कितना कितना है वो हमने निकाल लिया। ये आप जानते हो क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में करा है। ठीक है, ऑल्सो ई एंड एफ इज द इवेंट जहां पर ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन चीज क्या होगी? स्पेड का एस। कॉमन चीज क्या है? स्पेड का एस, वो एक ही कार्ड होगा। ओके, है कि नहीं? किसी को कोई तकलीफ है क्या? किसी को जो एक ना समझ पाया हो? क्यों भाई? ये होगा एक, यानी 1/52, है ना? तो पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई बाई एफ अगर निकालना है मेरे को, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/4। कितनी आ रही है? 1/4। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि पी ऑफ ई बाई एफ 1/4 है, और जरा मेरे को ये बताओ कि पी ऑफ ई कितना है? तो हाँ, तो क्या मेरे को ये बताओ, क्या एफ के हो जाने से ई की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? है? तो देखो, अब यहाँ पर यही चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ नहीं हुआ था तब 1/4 थी। अब जब एफ हो गया है तो 1/4 है। तो इसका मतलब एफ के हो जाने से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ई और एफ आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। क्या इवेंट है वो? इंडिपेंडेंट इवेंट है। हम्म? चलो ठीक है। और अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, अगर कोई इवेंट इंडिपेंडेंट होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सीधा सीधा लिख सकते हो। समझे? हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे लिए नया क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बन गया कि पी ऑफ ई बाई एफ, तो आप अभी तक ये जानते थे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को मैं पी ऑफ ई बाई एफ इंटू पी ऑफ एफ लिख सकता हूँ कि नहीं? ये क्या किया, मैं एफ को उधर ले गया। और पी ऑफ ई बाई एफ को मैं पी ऑफ ई लिख सकता हूँ, और पी ऑफ एफ तो पहले से ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है, ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ का मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा देखा था? हम्म? ऐसे नहीं लिखते ना, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी ये चीज देखी है? आज से पहले कुछ लोगों को याद होगा, सिर्फ वही बता पाएंगे। क्यों? बोलो भाई, ये देखा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बताओ। जाता जाता ही नहीं है तुम लोगों को, कैसे चलेगा भाई? चलो फिर, अभी जब देखा ही नहीं तो क्या बात करना उसके बारे में। चलो, सिंस पी ऑफ ई इज 1/4, जो कि बराबर है पी ऑफ ई बाई ए, वी कैन से दैट द अकरेंस ऑफ एफ हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। एफ के हो जाने से ई के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हुँ? उसी तरह से पी ऑफ एफ बाई ई निकाला गया। ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ अगेन 1/52 है। पी ऑफ एफ 1/4 है, ये आ गया 1/13। याद रहे, पी ऑफ एफ बाई ई जो है वो पी ऑफ एफ के बराबर है, जो कि कितना है? 1/13।
तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो गया कि ई और एफ आपस में क्या इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, याद रखना हमेशा इस चीज को। जब कभी भी आप ऐसा ऐसा कहीं प्रूव कर पाओगे ना ऐसा, तो वो केस इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब वो मल्टीप्लिकेशन और वो जो भी है वो सब आप देख लेना। इससे पहले आपने म्यूचुअली एग्जॉस्टिव चीजें सुनी होंगी कभी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सुना है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कोई बताएगा, कोई जानता है कुछ? हम्म? आप में से कोई जानता है क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? एनीवन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं बता दूं आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, अब जब तुम्हें पता ही नहीं है तो क्या मतलब है, मज़ा ही नहीं आ रहा फिर तो बात करने का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जहाँ पर दो इवेंट ए और बी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, और ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ आपने 11th क्लास में पढ़ी, और जिसने याद है ना वो इस चीज़ को समझेगा अच्छे से कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होता है ये आपने 11th में पढ़ा है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब जिसको पता डाउट भी उसी को ही आएगा कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी वही होता है तो इंडिपेंडेंट भी तो वही होता है। तो ये अलग से क्या हमने पढ़ लिया, अलग से क्यों पढ़ा, क्या मतलब हो गया ये? तो याद रहे, क्योंकि कभी कभी कोई लोग फंसाने के लिए ये चीज़ पूछते हैं। तो मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक्चुअल में अलग अलग हैं, सेम नहीं है। और फर्क बहुत छोटा है। फर्क कितना छोटा है पता है? फर्क इतना छोटा है कि जो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा प्रोबेबिलिटी में। कहाँ दिखेगा? प्रोबेबिलिटी में। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये आपको प्रोबेबिलिटी में नहीं, सेट्स में अप्लाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, काम दोनों के सेम है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में यूज नहीं होता और ये सेट्स में यूज नहीं होता। बस कहानी इतनी है। प्लीज थोड़ा याद रखो यार, आप लोगों को तो अभी एग्जाम भी तो लिखने हैं ना, अलग अलग याद रखना है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। देखो क्या लिखता है, E and F be the two events associated with the same random experiment. E and F are said to be independent if ये चीज होगी तो। क्या ये आपको समझ में आ गया है कैसे आया था? हाँ, मैंने बता दिया ना। इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना पीछे करके, नहीं तो जब वीडियो आएगा तो ये आपको मैंने बता दिया, जब कभी भी ये चीज़ फॉलो होगी तो वो दोनों ही इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है, मैं बता दूं। देखो यहाँ लिखा है, समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। द टर्म इंडिपेंडेंट इवेंट इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, whereas mutually exclusive is defined as the event subset of sample। ठीक है, वो सैंपल के सबसेट में, मतलब एक तरह से आप बोल दो सेट्स में यूज होता है। जब अलजेब्रा करते हैं, सेट्स का अलजेब्रा, उसमें ये चीज़ यूज होती है। अब यहाँ से आप एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागोगे, क्योंकि अब चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए। A die is thrown. E is the event that the number appearing on a multiple that the number appearing is a multiple of 3, and F be the event नहीं sir, the number appearing is even, the number appearing is even, और ये बोलता है मल्टीपल ऑफ 3, और ये मल्टीपल या फिर नंबर अपीयरिंग इज इवन। ठीक है, दो इवेंट है, एक है ई, ये इवेंट है
ये इवेंट है ई, ये इवेंट है एफ। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना है, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं ना। तो 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये देखो यहाँ लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा यानी 1/3। एफ क्या है? इवन नंबर, 1 2 3, 3 ही होते हैं, तो 3/6 है ना, 1/2। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ इज ओनली वन नंबर, ओनली वन आउट ऑफ 6 नंबर्स, है ना, क्योंकि इवन भी और 3 का मल्टीपल भी है। पी ऑफ ई आ गया, पी ऑफ एफ आ गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। क्या ये चीज फॉलो हो रही है? अगर फॉलो हो रही है तो ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो बिल्कुल फाइंड हो गया। हो गया कि नहीं? क्योंकि ये 1/3 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 1/6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से चीज़ें बड़ी ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको काम दे रहा हूँ को एग्जाम्पल 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11 आप लोग बिल्कुल बिल्कुल खुद देखोगे और जैसे हो जाएगा मुझे बताओगे। तो पहले तो अपने को इवेंट पता भी तो होने चाहिए ना, ए और बी हैं क्या। लेट ए बी द इवेंट। ए क्या है? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। कितनी बार हो रहा है? ट्वाइस। भाई ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है। एंड बी बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। भाई ये हो गया फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर और दूसरा इवेंट है सेकेंड थ्रो पे ऑड नंबर। चेक द इंडिपेंडेंस। ठीक है, बड़ा इजी है, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये बनेंगे कितने? डाई जो है, डाई जो है ये इसके इवेंट, सॉरी इसके आउटकम 6 होते हैं और 2 बार कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी 36 टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, इसमें 2 ही चीज़ होंगी, या तो पहली प्लेस पे एक ऑड नंबर आएगा या तो पहली प्लेस पे एक इवन नंबर आएगा, है ना। अगर पहली प्लेस पे ऑड होगा तो वो आधे होंगे, 36 का आधा 18 होंगे, और बाद में ऑड आएगा वो भी 18 होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि कॉमन कॉमन क्या है? ये बोल रहा है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है, एंड ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। तो यार कभी ना कभी आपको 3,3 भी मिलेगा ना, है कि नहीं? ये कॉमन पोर्शन आ जाएगा, है ना। अब देखो 5,3 जब आएगा तो ये भी क्या बोलते हैं, एक कॉमन आ जाएगा। ऐसे नहीं। ऑड नंबर ऑन बोथ द थ्रोज। अब ऑड नंबर ऑन बोथ द थ्रोज कैसे होगा? देखो ध्यान से, दोनों ही थ्रो पे ऑड नंबर आए। थोड़ा सा परमुटेशन टाइप यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, परमुटेशन लगाना ठीक नहीं होगा यहाँ। 1,1, 1,1, isn't it? 3,3, 5,5। अब इन्हीं नंबरों को आपस में घुमाते रह जाओ, और अगर परमुटेशन का इतना ही शौक है तो वो भी पूरा कर लो, क्योंकि ऑड नंबर यहाँ 3 आएंगे, ऑड नंबर यहाँ भी 3 आ सकते हैं। तो पहली प्लेस पे एक ऑड नंबर, दूसरी प्लेस पे भी ऑड नंबर, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएंगे। हाँ जी, किसी ने पूछा था, डाउट क्लियर है क्या? ये 9 कैसे आया? पक्का? कौन है? नाम क्या है? हाँ जी, अयाज। तो ये 1/4 आ गया 9/36, है ना। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करके ऑफ कोर्स ए और बी इंडिपेंडेंट आ गए। क्या सभी ने देख लिया क्या? चलो फिर आगे बढ़ो। और ये क्वेश्चन बड़ा मज़ा आता अगर आप खुद करते तो, खुद करेंगे तो मज़ा आएगा। 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E. 3 heads और 3 tails. ये है इवेंट E. F है एटलीस्ट 2 हेड्स और G है एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 2 हेड्स, और F है कम से कम 2 हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब वही है। ऑफ द पेयर EF, EG, FG, विच आर इंडिपेंडेंट। बताओ।
तो ये क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो, अभी के अभी आप ये क्वेश्चन खुद कर रहे हो। सैंपल स्पेस में आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि इसी पेज पे ई है तो ई भी और एफ भी, ये भी आपको मिल गया है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ई एफ, एफ जी और ई जी, इन तीनों पेयर में इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से हैं। सारे हैं, एक आध है कोई, या दो हैं, बताओ। वो आप बताओगे, ठीक है। और अगर आपके सामने बुक खुली है तो प्लीज़ बंद कर दो, होते ही बताओ। हाँ, तो काफ़ी हद तक आ गए होंगे, आगे तक मैं, चलो कर लेते हैं इसको। ओके जी, ये है। हम्म अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, आपको देखो ये तीनों के निकालने पड़ेंगे, जिस जिसका आपको पता करना है इन सब का इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा, है ना। ट्रिपल एच का मतलब, अच्छा इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी है, इन सब की प्रोबेबिलिटी, ये क्या एक है, ये एक है, ये एक दो तीन, तीन है। अच्छा आउट ऑफ एट होगा हमेशा, 1/8, 1/8, 3/8, समझ रहे हो। पी ऑफ ई कितना आ रहा है, 1/4, पी ऑफ एफ है 4/8, पी ऑफ जी है 7/8। सबको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। वेरी गुड, यहाँ देखो बता भी रखा है, ई और एफ जो है ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। बड़ा इजी है करना, थोड़ी सी बस वही है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा देखना है और कुछ नहीं, समझ गए। चलो फिफ्थ करो, फिफ्थ जल्दी से। The die is marked 1, 2, 3 in red, 4, 5, 6 in green. A be the event that the number is even. तो probability of even number क्या होगा, 1/2, है ना। B be the event number is red, नंबर रेड जो है वो भी तो भाई 1/2 ही है। कॉमन क्या है, इवन भी हो रेड भी हो, तो रेड वाला कौन सा है, ये अकेला है ना। रेड में इवन नंबर एक यही है जो कॉमन नंबर है, तो ई इंटरसेक्शन आर अगर जो है ये 1 बाई क्या है 6 है, तो जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो इसके बराबर आ रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है ना। विदाउट पेन, विदाउट पेन, जल्दी से सिक्स्थ वाला बताओ। गुड। सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लो। दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2, 1/3। मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आता है ये, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में। थोड़े बड़े हो जाओगे ना और बाकी एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन टपक जाते हैं। ए जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों बैठ गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दोनों के दोनों जो है एक साथ बैठ गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या हुआ इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। याद रहे, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय whom डजंट मैटर, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक और भाषा में दिया जाता है, ठीक है। देखो कैसे भाषा कैसे बदलेगा, लिखेगा कि भाई एक वो है,
क्या बोल सकते हो, तीरंदाज है कोई, ठीक है, आर्चर। वो क्या करता है, बो एंड एरो से टारगेट हिट करता है और उसके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। और इसकी बी की प्रोबेबिलिटी है टारगेट हिट करने की 1/3, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये दोनों मिलके टारगेट को हिट करेंगे, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टारगेट हिट हो जाएगा, समझ गए? क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट हिट हो जाएगा? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आती है, वो है ये 1/2 इंटू 1/3 1/6 टारगेट इज हिट, है ना। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आएगी कि टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। लेकिन ये जो आपने आंसर दिया है ना, जो आपने आंसर दिया है, ये पता है किस क्वेश्चन का आंसर है? ये उस क्वेश्चन का आंसर है जब ये पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि, पहली बात तो चलो नहीं, ये उस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं, किसी चीज का आंसर नहीं है। तो इन क्वेश्चन को किया कैसे जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो। कुछ भी बोल सकता है कि ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरे की 1/3, ऐसे करके कुछ भी डाटा दे सकता है। डाटा जो मर्जी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी एक की है 1/2, पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी जो है ये 1/3 है, ठीक है। ये इनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, अपनी 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 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जरा मेरे को एक चीज बताओ, पी ऑफ ए डैश का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए डैश का क्या मतलब है? वो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ठीक है, ए के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। पी ऑफ ए डैश का मतलब क्या है, क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, कि ए के क्वेश्चन ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये, और ये क्या होगी, 1/2 होगी। उसी तरह से इसकी, ये इसका मतलब है बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और ये कितनी आ रही है, 1 - 1/3 2/3। अगर मैं पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वो प्रोबेबिलिटी है, मैं कह सकता हूं कि दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, दोनों के क्वेश्चन ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। क्या ये मैंने जो आपको बोला समझ में आया क्या? और मैं मल्टीप्लाई, अब आपके दिमाग में मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ए जब आपका दोस्त जब क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो दोनों ही केस इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों पढ़ के आए तो। एक नहीं पढ़ के आए तो फिर केस इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स होता है, नहीं होता है। लेकिन आप दोनों पढ़ के आए हो तो ए के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपना सॉल्व कर रहा है, ए अपना सॉल्व कर रहा है, इसलिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश का मतलब क्या हो गया, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुई। यही है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं? अगर इतना क्लियर है और मैं ये कर दूं, तो अब क्या है इसका मतलब, बस ठीक है, बस यही आंसर, भाई सॉल्व करना है ना दोनों से मिलके, बस ये है इसका आंसर, समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी पहले किया कुछ नहीं है मैंने, मैं फिर बता दूं आपको, यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द क्वेश्चन इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग इट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ए of probability of A not solving the question is again 1/2, probability of B not solving the question is 2/3. If they both are engaged and don't solve the question, it is 1/2 into 1/3, सॉरी 2/3, है ना। तो ये क्या है, ये तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय whom डजंट मैटर, और इसमें मैं 1 माइनस कर दूं तो ये आंसर दे रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और ये भी नहीं बता रहा कि किसने किया, मे बी एक से,
मे बी बी से, मे बी दोनों से, लेकिन सॉल्व होना चाहिए बस। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अगला क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि एक करेगा दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पी ऑफ ए करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी नहीं करेगा, प्लस पी ऑफ बी करेगा लेकिन पी ऑफ या ए नहीं करेगा। ये करना है बस, इसको कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आई ये बात? हम्म। ये 14th था। अब जैसे 14th आपने जो पहला वाला मैंने बताया, बिल्कुल इसी के जैसा कुछ यहाँ दिया हुआ है। और अगर आप ऐसे इन क्वेश्चन को कैसे करना है याद रखना, खासकर एनडीए वाले पक्का याद रखना। एक बार मैं एक एग्जाम दे रहा था गेट का आफ्टर बीटेक, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब इजीली आता हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर में। जहाँ प्रोबेबिलिटी आएगी वहाँ ही क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। पेन क्यों नहीं चल रहा? ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय दिस। कि भाई ये जो भी करते हैं, निशाना लगाते हैं तो किसी एक से लग जाए, बस लग जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, झूठ बोलते हैं या फिर ये ए और बी इनके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों अगर बोल रहे हैं कुछ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच बोल रहे हैं? भाई ये प्रोबेबिलिटी है सच बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका सेम है, मैं आपको भाषा अलग अलग क्वेश्चन की बता रहा हूँ बस। ठीक है, किया कैसे इसने देखो। पी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब ये होता है ए यूनियन बी, एंड लगा यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, एंड यू नो सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटू बी होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, यही होगा, है ना? पी ऑफ ए पी ऑफ बी आ गया अपने अपनी जगह पे। इसने क्या किया? पी ऑफ बी कॉमन ले लिया। ठीक है, मैं बता दूं आपको क्या किया है। पी ऑफ बी इसने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा वन, यहाँ से तो बचेगा वन, यहाँ बचेगा पी ऑफ ए, और वन माइनस पी ऑफ ए क्या होता है? पी ऑफ ए डैश, है ना? पी ऑफ ए डैश होता है। ये पी ऑफ ए को इसने वन माइनस पी ऑफ ए डैश कर लिया। ठीक है, ये ऐसे बताने की मेरी जरूरत नहीं, आप कर लोगे खुद। अब ये यहाँ से पी ऑफ ए डैश कॉमन लेगा, वन माइनस पी ऑफ बी का भी आ जाएगा, बस बात खत्म। तो इसलिए ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ गए? बहुत बढ़िया तरीका है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन टपक जाएगा ऐसे, और खासकर मल्टीपल चॉइस में ये बहुत अच्छी चीज है। एग्जाम्पल 13 ये बोलता है प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन सो आर इवेंट ई एंड ई एफ डैश। मतलब ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है, हमेशा की तरह सेट्स क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हो, डब्बा बनाते हो। दो इवेंट अपने लिए, एक है ई और एक है एफ, और जो बची हुई प्ले स्पेस है वो क्या है? पहली बात चलो छोड़ दो उसको, पहले हम ये देखते हैं। ये जो वाइट पोर्शन है ये क्या है? कॉमन पोर्शन, और कॉमन पोर्शन क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ होता है ना? ये वो पोर्शन है जो ई का पोर्शन है, और जो एफ का कॉमन पोर्शन है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब एफ का पोर्शन नहीं आ रहा है। उसी तरह से ये पोर्शन क्या है? एफ का पोर्शन है पूरा का पूरा, लेकिन वो पोर्शन है जो ई का पोर्शन नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये हो गया, इसमें ना तो ई है लेकिन एफ है, तो एफ इंटरसेक्शन ई डैश, ये आ गया। समझ में आया? यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ तीनों के बारे में लिखा है। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा एफ है, पूरा का पूरा गोला एफ है। अच्छा ये क्या है? ये वो पोर्शन है बाहर का पोर्शन जो ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है। ठीक है, ना तो वो ई में कॉमन है ना तो एफ में कॉमन है। कुछ नहीं किया है, ये पूरा का पूरा सेट्स यूज किया है। सेट्स आता है तो ये देख लोगे, नहीं तो नहीं आता तो नहीं कर पाओगे।
ठीक है। ऑफ कोर्स कहीं पर ये जरूर यूज होगा, क्योंकि ये गिवन है कि ई और एफ ये दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट है। प्रूव करना है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब जरा आप कॉमन सी चीज सोचो, जरा सी कॉमन सी चीज सोचो, कॉमन सेंस की चीज सोचो। जरा मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, ध्यान से सुनना, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब यही होता है क्या कि ई की एफ हो जाए, तो अगर एफ हो जाए तो अब बाद में ई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई की प्रोबेबिलिटी। या फिर अगर ई पहले हो जाए और एफ बाद में हो तो एफ के होने पर कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा ई के होने का। क्या यही है क्या? जब यही है तो एफ डैश का मतलब क्या होता है? एफ डैश का मतलब मान के चलो एफ डैश ये वो है जो एफ नहीं हुआ है। जब एफ के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो एफ के ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? कॉमन सेंस। एफ हुआ तो ई पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ नहीं हुआ तो ई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, जब एफ पे कोई लेना देना ही नहीं है तो क्या क्या मतलब। ठीक है, लेकिन ये चीज आप दिमाग में रख सको तो रखना। हाँ, तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ सेट्स वाला। नहीं आया तो अगली क्लास में मेरे को जरूर बताना, मैं जरूर बता दूंगा आपको। इन सिमिलर मैनर क्या बोल रहा है, ई डैश एफ आर इंडिपेंडेंट, ई डैश एफ डैश इंडिपेंडेंट, सब ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो सब कुछ इंडिपेंडेंट है, उनके सारे डैश वोश लगा के जितने आप बना सकते हो बना लो। अब यार इसके बाद तो देखो सब एकदम बेकार है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेकार है क्वेश्चन। आप एक काम ये कर लो, सेवेंथ एक बार कर दो, इसका इंडिपेंडेंट वाला मत करना, पहला वाला कर लो, क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला कर लोगे मैं जानता हूँ। ठीक है, या चलो पहले आप ये वाला करो फिर सेकेंड वाला करना, जल्दी करो और बताओ मेरे को। हैं? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस, पहला वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब पहला वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ए कुछ सेट है बी कुछ सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो जरा मुझे बताओ ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? सिर्फ इतना समझना था बस। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन निकालना क्या है, हाँ, पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है कितना है, 3/5। और पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना? ये चीज़ तो जीरो हो गई, तो इसका तो लिखने का मतलब ही नहीं है कोई। ये होता है 3/5, पी ऑफ ए कितना है 1/2 प्लस पी, पी कितना आ गया 3/5 माइनस 1/2, है ना, 6 माइनस 5 1/10, पी आ गया 1/10। ये आ गया पहला वाला, ये जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया। अब सेकंड वाला अगर मैं करूं तो ये केस है अब इंडिपेंडेंट केस का। इंडिपेंडेंट केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये तो मैंने बड़ी देर से आपको बता के याद भी करा दिया एक तरह से, ठीक है। तो अब अगर ये ऐसा होता है तो क्या पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिख सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ये लिख दिया। अब जरा बताओ, ये है 3/5, ये है 1/2 प्लस पी माइनस ये है 1/2 इंटू पी, है कि नहीं? पी माइनस 1/2 पी कितना होता है, प्लस का 1/2 पी, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पी। और ये अभी अभी नहीं, ये अभी नहीं किया था, ये कितना आया था, हाँ यही तो किया था, 1/10 आया था, 1/10 आया था, 1/2 पी के बराबर, 2 इसको काट देगा 5 से, पी की वैल्यू आ गई 1/5। तो ये भी बिल्कुल सही है जिसने भी बताया। ठीक है, दोनों समझ में आ गए? यार ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, तुम लोग आंसर नहीं करोगे तो। मैं सोच रहा था अभी छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, 9th करके दिखाओ तब छोड़ूंगा।
ओके, काफ़ी लोग का 3/8 आ रहा है। देखो ध्यान से समझने वाली ये बात ये है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी मेरे को ये दे रहा है, तो इसका मतलब पी ए और बी दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये दोनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये देखने से पता चल गया इनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/8 आया है ना। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो अभी अभी आपने देखा ए डैश और बी डैश भी तो इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन पी ऑफ बी डैश ये उतना ही होगा जितना पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश होगा। बोलो कोई तकलीफ तो? पक्का ना? ये मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। तो ये कितना है ये नहीं पता अपने को, लेकिन ये कितना ये पता है। पी ऑफ ए डैश कितना है? पी ऑफ ए कितना है? 1/4, तो पी ऑफ ए डैश 3/4 है। पी ऑफ बी डैश कितना है? 1/2 है। तो ये आ गया 3/8। ये चाहिए क्या? हम्म, बस फिर इतना ही था। ठीक है, अभी विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट पेन आप मेरे को इसका आंसर बताओ। ये बताओ, ये वाला तेज करो, दिमाग तेज चलाओगे तब होगा। गुड। 0.58 7 मतलब 70 माइनस 12 वही करना था। फिर ये बताओ, सिर्फ 0.3 आएगा भाई। ये बोल रखा है ना इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए पूछ रहा है बाई बी, तो इंडिपेंडेंट है तो बी का कोई मतलब ही नहीं है, पी ऑफ ए ही आएगा आंसर। अभी अभी बताया मैंने, पी ऑफ ए बाई बी पी ऑफ ए ही होता है, और पी ऑफ बी बाई ए का आंसर क्या होगा? तो पी ऑफ बी है 0.4। समझ गए? सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा रहा हूँ, कैसे चलेगा? फिर तुम क्या सीखोगे? तो बाकी क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, अपने सभी दोस्त भाई बंधु जितने हैं सबको बता दो, कल बेस थ्योरम शुरू कर रहे हैं। और कल आप सबको मैं आपको आपको भी बता रहा हूँ कि बेस थ्योरम जो है ये पक्का 5 नंबर ही क्वेश्चन आता है एक एग्जाम में। अभी कल कल और परसों शायद एक आध 2 दिन क्लास में आपका ये भी ख़त्म कर दूंगा मैं। और जिसने ये एक आध 2 दिन क्लास ढंग से कर ली, उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके 5 नंबर जेब में, अभी के अभी। ठीक है, लेकिन ये जो 2 क्लास अभी जो हो गई हैं इनको ढंग से कर लेना तो समझ में आएगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें, इंडिपेंडेंट होगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कुछ चीज़ें। हाँ, पी ऑफ बी बाई ए का मतलब मैं मान के चलूँगा आपको ये आता है। ठीक है, तो ख़त्म करें फिर क्लास।